हेलो गाइस, आज हमारे सामने यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लेकर के आया हूँ क्योंकि अपना टॉपिक जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। हमारा टॉपिक क्या है आज? पोपट नहीं होना चाहिए। क्या है? एंथर डिहाइसेंस। ठीक है। हालांकि हम लोग आज पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने किया क्या, अगर मैं तुमको बताऊं तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्या किया है, हमने पहले तो पॉलन ग्रेन को बनाना सीख लिया। पॉलन ग्रेन बनता कैसे, बनाना सीख लिया, मतलब पॉलन ग्रेन प्लांट के अंदर एंथर के अंदर कैसे बनता है ये हम लोग सीख चुके हैं। पॉलन ग्रेन कैसा होता है ये भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन बनता कैसे है और पॉलन ग्रेन कैसा होता है ये हम लोग सीख चुके हैं। कहाँ पर बनता है? एंथर में बनता है। इतना हमको पता है, इतना बेसिक नॉलेज अब हमको आ चुकी है। अब पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलेगा कैसे और पॉलन ग्रेन के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बहुत बड़ी क्लास मेरे ख्याल से नहीं होगी, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट चेक हम लोग वो करेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना जानने वाले हैं। अगर मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं इस क्लास का, तो क्या है आज हम लोग क्या कहते हैं देखने वाले क्लास में। एक तो पॉलन ग्रेन आपका एंथर से बाहर निकलता है कैसे है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। क्योंकि डिहाइसेंस का मतलब क्या है? फटना। ठीक है। डिहाइसेंस का मतलब ही क्या होता है? फटना। किसका फटना? एंथर का फटना। ठीक है। तो क्या है? एंथर का डिहाइसेंस हम लोग आज देखेंगे और आपका पॉलन कैसा होता है, क्या करता है, क्या उसके नुकसान है, क्या उसके फायदे हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सिंपल सा इतने कॉन्सेप्ट पढ़ करके आज की क्लास को हम खत्म कर देंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैडम को लाया हूँ आज। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एंथर डिहाइसेंस मतलब एंथर का फटना। कैसे एंथर का डिहाइसेंस होता है? तो पहली लाइन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉलन ग्रेन्स। साथ साथ में आप लोग भी लिखेंगे भाई, याद रखना, साथ साथ में लिखते रहो, उससे टाइम बचेगा। द पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड आउट ऑफ द एंथर, द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड आउट ऑफ द एंथर, रिलीज्ड आउट ऑफ द एंथर बाय द प्रोसेस। किस प्रोसेस से बाहर आता है? कॉल्ड एंथर डिहाइसेंस। जिस प्रोसेस से पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर डिहाइसेंस बोलते हैं। ठीक है। बहुत बेसिक है भाई। ठीक है। ये पूरा चैप्टर को मैं तुमको कहानी के रूप में, पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे आ जाएगा कहानी के रूप में। ठीक है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी तुम पढ़ लेना। ठीक है। जितने टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ अभी मैं एनसीईआरटी देख करके उसका बोल दूंगा पेज नंबर, उतना एनसीईआरटी आप घर पे जाके पढ़ लेंगे एक बार, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो क्या है, इस पूरे चैप्टर को, ये मेरा प्रॉमिस है, इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन कहानी बना के मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। ठीक है। तुमको स्टार्टिंग से एक कहानी, जब ये इस लेक्चर का, जब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिस दिन, उस दिन मैं तुमको पूरी की पूरी कहानी सुना दूंगा इस चैप्टर की पूरी कहानी। उसी कहानी से तुम्हारे सारे सारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे सवाल। ठीक है। पूरा कहानी है भाई ये चैप्टर, उस कहानी को मैं तुमको बताऊंगा आखिरी दिन, जब इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा, और उसी कहानी से पूरे के पूरे सवाल आने वाले। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्या लिखा है, The pollen grains released out of the anther by the process called anther dehiscence। अब देखना एंथर डिहाइसेंस में कौन हेल्प करता है। अगर मैं तुमको लेके जाऊं एंथर के स्ट्रक्चर पे, अगर आपको याद है तो हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा था। चलो चलो, ठीक है। अरे बाप, एंथर का स्ट्रक्चर, हाँ ये देखो, ये क्या था हमारा एंथर का स्ट्रक्चर था, यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर था। अगर तुम देखो तो इसमें एक लेयर है एंडोथीसियम नाम की। अब यही एंडोथीसियम की लेयर एंथर डिहाइसेंस में रोल प्ले करती है। यही एंडोथीसियम की लेयर एंथर डिहाइसेंस में रोल प्ले करती है। अगर तुमको याद है, अगर तुमने पढ़ाई की है तो आपको याद भी होगा कि मैंने आपको ये चीज बताई थी क्लास में। एंथर डिहाइसेंस में एंडोथीसियम का रोल होता है, ये चीज मैंने क्लास में बता रखी थी और लिखवा भी रखी थी। आप नोट चेक कर ले अपना। और अगर तुमको लगता है नहीं लिखवाई, बहुत सोचते हैं ऐसा नहीं लिखवाई थी, पता नहीं क्या याद होता है कुछ, तो ये देखो तमाचा मार दिया मुंह पे तुरंत, उस तरह के बच्चों के। ठीक है। मारता वारता नहीं, मैं मारने वाला टीचर हूं भी नहीं, लेकिन ये दिखा करके मैंने इनडायरेक्टली आपके मुंह पे तमाचा मार दिया। जो बच्चे ज्ञान देंगे इसमें कि सर नहीं पढ़ाया था, नोट्स में नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये नोट्स ही है भाई। ये आपका नोट्स है। देखो पेज नंबर 65 पेज का नोट्स बन चुका है इस चैप्टर का, ये तुम्हारा नोट्स है। क्या लिखा है, एंडोथीसियम इट हेल्प्स इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। मतलब क्या है, एंडोथीसियम वो लेयर है जो प्रेशर को क्रिएट करती है, मैकेनिकल प्रेशर क्रिएट करती है और एंथर डिहाइसेंस में रोल प्ले करती है। इस एंथर को यहां से फटने में रोल प्ले करती है। लिख लेता हूं भाई यहां पर, जब तुमको बता दिया तो अब लिखने में क्या दिक्कत है। देखो क्या लिखा है, द एंडोथीसियम रोल, द एंडोथीसियम लेयर, द कौन सी लेयर, द एंडोथीसियम लेयर
क्रिएट्स मैकेनिकल प्रेशर। क्या करती है ये? मैकेनिकल मतलब क्या होता है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? इस सब के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। मैकेनिकल मतलब क्या है? इसको रियल में यहां से ब्रेक करने में काम करती है, इसका प्रेशर क्रिएट करती है। तो क्या है? द एंडोथीसियम लेयर क्रिएट्स मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर which results in which results in which results in एंथर डिहाइसेंस। इसी से क्या होता है तुम्हारा? एंथर का डिहाइसेंस होता। क्या ये बात सिंपल हो गई तुम्हारे लिए? ठीक है। अब देखना, एंथर कहीं से भी नहीं फटता है। ठीक है, तो क्या है, जो एंथर है पूरा का पूरा ये कहीं से भी फटता नहीं है, ये एक पार्टिकुलर पॉइंट से ही फटता है, और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस जगह को? हम लोग स्टोमियम बोलते हैं। तो क्या है? एंथर जिस जगह से फटता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। तो क्या है? द एंथर ब्रेक्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्पॉट, द एंथर डिहाइसिस भी लिख सकते हो आप, ब्रेक्स भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रेक लिख रहा हूँ, थोड़ी सी आसानी होती है बच्चों को समझने में। ठीक है, डिहाइसिस का मतलब क्या होता है? फटना होता है, टूटना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? द एंथर ब्रेक्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्पॉट, द एंथर ब्रेक्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्पॉट। मतलब क्या है? जो एंथर है वो एक पार्टिकुलर स्पॉट से ही टूटता है, उस स्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, द एंथर ब्रेक्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्पॉट एंड दिस स्पॉट is known as what? known as स्टोमियम। तो क्या है? एंथर एक पार्टिकुलर स्पॉट से टूटता है और इस स्पॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें एंथर डिहाइसिस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहले तो क्या है, जब एंथर डिहाइस होता है, फटता है, तो क्या होते हैं? पोलन ग्रेन आपके पहुंचते हैं बाहर। ठीक है, दूसरी बात क्या है? एंथर को फाड़ता कौन है? एंडोथीसियम लेयर आपकी हेल्प करती है, वो प्रेशर को क्रिएट करती है, जिससे आपका एंथर जो है वो डिहाइस होता है, फटता है, ब्रेक होता है। ठीक है, अगला क्या है? जहां से फटता है एंथर उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमियम बोलते हैं। सिंपल बात है। तो क्या है? when the anther dehisces, या फिर इसको तुम ब्रेक भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ when the anther breaks, क्या लिखा है? ब्रेक्स लिखा हुआ। ठीक है, द pollen grain comes out। भाई अगर राइटिंग थोड़ा समझने में दिक्कत हो, जब मैं बोलता हूँ ना तो सुनते रहा करो ध्यान से। तो क्या है? द pollen grain, हालांकि उतनी खराब भी नहीं राइटिंग है, थोड़ा कर्सिव मार देते हैं क्योंकि बचपन से, ठीक है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इसलिए थोड़ा सा कर्सिव वाली दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो हैबिट हो चुकी है। तो इसलिए क्या है, अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट आए तो आप मुझे सुनते रहा करें। अगर आप मुझे सुनते रहेंगे तो आप समझते रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लिख दिया आप यहाँ पर? व्हेन द एंथर ब्रेक्स द पोलन ग्रेन कम्स आउट। सिंपल बात है। ये तो क्या होगा? तुम्हारा एंथर डिहाइसेंस हो गया। ठीक है, अगला देखो आगे क्या। मैं चलो ठीक है, टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 का 4। आगे देखते क्या लिखा हूँ। अब क्या लिखा है तुम्हारा? अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ पेनोलॉजी। क्या तुमको पता है पेनोलॉजी का मतलब क्या है? यहाँ पे वाई रहेगा। स्टडी ऑफ एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि स्टडी ऑफ एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से। अब क्या लिखा है तुम्हारा? पॉलन एलर्जी। अब तुमने अभी तक क्या देखा कि जो एंथर होता है वो फटता है, जो एंथर होता है वो क्या होता है? फटता है। जब एंथर फटेगा तो वो हवा में फैलेगा, हवा में फैलेगा तो आपका जब हवा है तो हवा से हो सकता है कि वो कई बार हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाए, मुंह से एंटर कर जाए, नाक से एंटर कर जाए, हो सकता है कि वो हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाए। अब अगर आपने एक सिंपल बायोलॉजी पढ़ी है तो सिंपल बायोलॉजी ये बोलती है कि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है, जो हमारे अंदर का सामान नहीं, अगर वो बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है, और उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा भी। ठीक है, पहले तो लिखो कि एलर्जी होती क्या है। यहाँ पे लिखा है पॉलन एलर्जी, मतलब क्या है? पॉलन से होने वाली एलर्जी। लेकिन पहले जानो कि एलर्जी क्या है, यहां लिखेंगे। ठीक है, एलर्जी देखना बड़े ध्यान से क्या लिख दिया। द रिएक्शन ऑफ बॉडी व्हेन द रिएक्शन ऑफ बॉडी व्हेन सम फॉरेन, फॉरेन मतलब बाहर का, ठीक है, फॉरेन में रहते हैं बहुत लोग। व्हेन सम फॉरेन सब्सटेंस, व्हेन सम फॉरेन सब्सटेंस, क्या ये दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा होगा, सब्सटेंस लिखा हुआ है। व्हेन सम फॉरेन सब्सटेंस एंटर्स इनसाइड द बॉडी, एंटर्स इनसाइड द बॉडी,
जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आपका बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अब क्या है, अगर वो फॉरेन सब्सटेंस यहाँ पे पॉलन है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलन एलर्जी। तो यहाँ पे अगर आपका रहे कि पॉलन एलर्जी का मतलब क्या है, ठीक है, देखना बड़े ध्यान से, क्या है पॉलन एलर्जी, मतलब क्या हो जाएगा, एलर्जी कॉज्ड बाय पॉलन, सिंपल बात है, क्या हो जाएगा, एलर्जी। तो अगर पॉलन बॉडी में एंटर कर गया तो बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शंस देगी, ठीक है। अब देखना क्या क्या रिएक्शंस आएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो, यहाँ पे अगर तुम लिखो तो एलर्जी के रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पॉलन एलर्जी के रिएक्शंस, पॉलन एलर्जी के क्या क्या बॉडी रिएक्शन यहाँ पर देगी, ठीक है। तो क्या क्या रिएक्शन देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे, ठीक है, बीच में कुछ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से आपका जो है वो वीडियो बीच में रुक गया था, लेकिन फिलहाल अब नहीं रुकेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, पॉलन एलर्जी का मतलब क्या होता है, एलर्जी कॉज्ड बाय पॉलन, ठीक है, सिंपल बात है, ये तुमको ऑलरेडी पता है। फिर क्या लिख दिया, पॉलन एलर्जी से क्या क्या रिएक्शंस आपके बॉडी में हो सकते हैं, या फिर जब भी पॉलन बॉडी में घुसता है तो बॉडी किस तरह के रिएक्शंस वहां पर देती है। पहला क्या, आपको हे फीवर हो सकता है वहां पर, हे फीवर, हे हिस्ट्री। दूसरा क्या है तुम्हारा, आपको क्या हो सकता है वहां पे, स्नीजिंग हो सकती है, मतलब कि छींक आएगी, भाई नाक के बालों में कुछ फंस जाएगा तो छींक आनी है, जाहिर सी बात है। और क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे हे फीवर हो गया, स्नीजिंग हो गई, आपको वहां पर कफिंग हो सकती है, ठीक है, मतलब खांसी आ सकती है, रनी नोज वहां पे हो सकती है, रनी नोज वहां पे हो सकती है। और अगर पांचवा पॉइंट लिखेंगे तो क्या हो सकता है तुमको वहां पे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉजियाटिक फील हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आपको वहां पर हो सकती है। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम्स जो पॉलन के एलर्जी की वजह से आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल सकती है। अब जैसे अगर मैं तुमको एक रेफरेंस बताऊं, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना, अभी भी दोस्ती हमारी बनी हुई है, ठीक है। उसको एप्पल से एलर्जी थी। क्या थी उसको, एप्पल से एलर्जी थी। मतलब क्या है, एक बार क्या हुआ, उसने एप्पल खा लिया, ठीक है, हम लोग कोटा में रहते थे उस समय, ठीक है, हॉस्टल में रहते थे उस समय, वो एक टाइम था आपका, मतलब बहुत पुराना टाइम नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारे ही जनरेशन का हूँ, आई एम जेनजी ओनली ब्रो, ठीक है, आई एम जेनजी ओनली, मैं तुम्हारे ही जनरेशन का हूँ। तो क्या था, 2-3 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, तो हम लोग कोटा में उस समय रहते थे। तो उसने क्या किया, एक बार सेब खा लिया, एप्पल खा लिया। अब सेब खाने से उसके बॉडी में हुआ क्या भाई, उसको फीवर हो गया खूब तेज, ठीक है, बॉडी में उसके दाने आ गए, दाने ऐसे बॉडी में आ गए धीरे धीरे यहाँ पर, ठीक है, उसका हालत खराब हो गया। हम लोग उसको ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी जानने पाए कि इसको ऐसा हुआ क्या, अचानक से फीवर, उसके बॉडी में एकदम दाने आ गए, लग उसको हुआ क्या। फिर डॉक्टर ने बाद में उससे पूछा कि तुमने क्या खाया था, क्या किया था, कैसे कैसे तुम्हारा पूरा दिन रहा। तब ये निकल के आया बाहर कि उसको एप्पल की एलर्जी है, मतलब अगर वो एप्पल खा लेगा तो उसकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सोचो, लोगों में एप्पल की भी एलर्जी होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को जो लगेगा कि बॉडी का नहीं है, वो उसके खिलाफ तुरंत रिएक्शन करेगी, तुरंत उसको मारने का ट्राई करेगी। इसलिए क्या है, उसको एप्पल की एलर्जी थी। लोग बोलते हैं एन एप्पल आ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब उसके लिए क्या हो गया, एन एप्पल आ डे कीप्स डॉक्टर नियरर, डॉक्टर को और पास बुलाएगा एप्पल खाने से, तो वो दिक्कत वहां पे हो गई। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, और ऐसे ही तुम्हारी पॉलन से हो सकती है एलर्जी, अगर पॉलन नाक में मुंह में घुस गया तो आपको इस तरह के सिम्टम्स वहां पे देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये सभी के साथ होगा, लेकिन लोगों के साथ ऐसा देखने को मिलता है। देना इसके आगे, कौन कौन से फेमस प्लांट्स हैं जो पॉलन एलर्जी को कॉज करते हैं, कौन कौन से। पहला तो हमारा कौन है, एमेरेंथस, नाम याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा कौन है तुम्हारा, पार्थिनियम, इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, पार्थिनियम या फिर कांग्रेस ग्रास। अब इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है बुक्स में, क्या लिखा हुआ है कि ये पार्थिनियम जो है वो हमारे किसी काम का नहीं था, और ना ही हमने इसको डेलिबरेटली ग्रो किया अपने लैंड्स में। वो क्या था, जब वीट को इंपोर्ट किया गया था यूएसए से 1950 के आसपास, तो वीट के साथ साथ ये कॉन्टामिनेंट के फॉर्म में आपका आ गया था, हमारे देश में आ गया था, ठीक है। अब देश में आया तो उग गया देश में। अब उससे क्या हुआ कि ये कुछ फायदा तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये नुकसान कर रहा है। क्या कॉज कर रहा है, ये पॉलन एलर्जी बहुत बड़े लेवल पे आपका ये कॉज कर रहा है, पार्थिनियम, उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो चीज है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तुम भी लिख लो अपनी कॉपी में। क्या था, इट इज इंपोर्टेड विथ वीट, वीट के साथ ये इंडिया में इंपोर्ट हुआ था यूएसए से, विथ वीट। कब हुआ था, इन 1950s के आसपास, ठीक है, 1950 के आसपास, इन 1950s फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रॉम यूएसए, ठीक है, सिंपल बात तुम्हारी ये। आगे बढ़ जाते हैं इसमें हम लोग, 1 2 3 हो गया होगा, इसको भी एक बार नोट कर लो जल्दी से। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन,
अब जो क्या है पॉलेंस इन हेल्थ सप्लीमेंट। अभी तक हमने क्या देखा कि पॉलेन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अब क्या देखेंगे पॉलेन किस तरीके से हमारा फायदेमंद है। अब अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं कि पॉलेन क्या था, पॉलेन को हम लोग क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अगर आपको पिछली क्लास याद है तो पॉलेन को हम लोग क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, यानी कि पॉलेन वो चीज है जहां पे कौन प्रेजेंट होता है मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। पॉलेन वो स्ट्रक्चर है जहां पे कौन होता है मेल गैमेट होता है, और मेल गैमेट अंदर अंदर ग्रो करेगा, यानी कि पॉलेन के अंदर बहुत सारा खाने पीने का भी सामान होना चाहिए मेल गैमेट की ग्रोथ के लिए। पॉलेन के अंदर विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। इसलिए क्या है पॉलेन को हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में भी लोग यूज करते हैं। आपके एथलीट्स हो गए, ठीक है, जैसे आपके स्पोर्ट्समैन हो गए, जैसे आपके रेस हॉर्सेस मतलब जो आपके घोड़े जो रेस में दौड़ते हैं, उन सबको पॉलेन टेबलेट्स पॉलेन टॉनिक्स दी जाती है, जिससे क्या हो उनको एनर्जी का बूस्ट मिले और उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाए, जिससे क्या हो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इनहांस हो जाती है अपने आप। ये तो तुम्हारा ये सामने है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो पॉलेन टेबलेट्स, क्या लिखा है पॉलेन टैबलेट, उसके ही लिखा है नीचे क्या एनर्जी सप्लीमेंट है। ये क्या है आपका एक तरह का एनर्जी, ठीक है, ये क्या है एक तरह का एनर्जी सप्लीमेंट है आपका। तो इसलिए क्या है पॉलेन टैबलेट्स एथलीट्स को स्पोर्ट हॉर्सेस को दी जाती है, किस लिए जिससे क्या हो उनकी इनहेंस हो जाए परफॉर्मेंस, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे पॉलेन टैबलेट्स एंड पॉलेन टॉनिक्स, टॉनिक मतलब आपकी जो सिरप होती है, ठीक है, टॉनिक बोलते नहीं है, पॉलेन टॉनिक्स आर यूज्ड बाय स्पोर्ट्समैन लिखो या फिर आप एथलीट्स लिख दें डायरेक्ट, ठीक है, बाय एथलीट्स एंड ऑल्सो गिवन टू रेस हॉर्सेस, एंड ऑल्सो गिवन टू, ये आपका रेस हॉर्सेस को भी दी जाती है, एंड ऑल्सो गिवन टू रेस हॉर्सेस फॉर व्हाट टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को अच्छा करने के, टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस। सिंपल बात है आपका। अब परफॉर्मेंस कैसे होती है इनहेंस, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तीर बना करके, क्योंकि पॉलन टैबलेट में क्या प्रेजेंट होता है पॉलन टैबलेट्स कंटेन्स प्रोटीन्स vitamins एंड व्हाट एंड मिनरल्स। पॉलन टैबलेट में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और क्या होता है मिनरल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज और देखो, जब आपका शहद होता है हनी के अंदर भी क्या होता है पॉलन डाल करके दिया जाता है, जिससे क्या हो हनी के अंदर भी क्या हो जाए प्रोटीन आ जाए, विटामिन आ जाए, मिनरल आ जाए, जिससे कि अगर आप खाएं तो आपके लिए हेल्दी रहे, ठीक है, सिंपल बात है। तो क्या है पॉलन इज ऑल्सो एडेड इन हनी, पॉलन is also added in honey to give it, जिसे क्या उसमें क्या हो जाए, उसमें क्या हम दे दें, उसमें हम आपका प्रोटीन दे दें, वाइटामिन्स टू गिव इट प्रोटीन वाइटामिन, मतलब क्या है हनी को आपका प्रोटीन वाइटामिन, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ अंग्रेजी मुझे लग रहा है सही नहीं है, हनी इन हनी टू मेक इट मोर हेल्दी, ठीक है, बस लिख दो डायरेक्ट अंग्रेजी का। भाई अंग्रेजी की जब हत्या होती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि बचपन से मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, आईसीएससी स्कूल से हम पढ़े बचपन से, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी स्कूल से पढ़े हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब लेकिन जब आईसीएससी जब इंग्लिश की हत्या होती है, जब इंग्लिश रॉन्ग होती है थोड़ा सा दर्द होता है भाई। ये अगर कोई आईसीएससी बोर्ड का बच्चा यहाँ मेरी वीडियो को देख रहा है तो उसको फील हो रहा होगा, कभी भी अगर इंग्लिश कहीं पर रॉन्ग होती है फिर कोई बोलता है रॉन्ग तो थोड़ा सा भाई दर्द होता है अंदर, तो वही चीज़ यहाँ मुझे दर्द हुआ है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा पॉलन इज ऑल्सो हैडेड इन हनी टू मेक इट हेल्दी, हेल्दियर लिख देंगे, क्योंकि हेल्दी तो ऑलरेडी हनी होता ही है, हनी तो बहुत हेल्दी है भाई, और हेल्दी बनाने के लिए हम लोग उसमें पॉलन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगला देखना आगे क्या है, 1 2 का 4 यहाँ पे तुम कर लेना। अब क्या लिखा पॉलन वायबिलिटी, वायबिलिटी का मतलब क्या है कि कब तक पॉलन आपका जिंदा रहेगा, फंक्शनल रहेगा, या फिर एक और चीज क्या बोल सकते हैं उसके लिए वर्ड, पॉलन तुम्हारा कब तक फर्टाइल रहेगा, कब तक पॉलन फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है, कब तक उसके अंदर का मेल गैमेट आपका जो है वो सही रहेगा और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है उसके अंदर का मेल गैमेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी, ठीक है। तो वायबिलिटी के बारे में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, द पीरियड in which
पॉलन इज वो पीरियड जब पॉलन क्या रहे, फंक्शनल रहे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्टाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल एंड लिखो और लिखो, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल फर्टाइल दोनों एक ही मैसेज देंगे, ठीक है। फर्टाइल भी वही चीज़ है और फंक्शनल भी वही चीज़ है। फंक्शनल का मतलब ही क्या है कि पोलन के अंदर का मेल गैमेट जो है वो सही सलामत रहे, जो कि फर्टाइल हो, ठीक है। अब देखना आगे ध्यान से, जो आपके नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जनरली अगर हम लोग बात करें तो लिख रहना भाई साथ साथ में, जनरली पोलन इज वाइबल, वाइबल मतलब काम का रहता है पोलन फॉर फ्यू वीक्स। जनरली क्या होता है तुम्हारा पोलन जो है वो वाइबल रहेगा कुछ हफ्ते तक, फ्यू वीक्स तक वो आपका वाइबल काम कर रहेगा, फंक्शनल रहेगा फॉर फ्यू वीक्स इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज्यादातर प्लांट में आपका पोलन जो है वो वाइबल रहता है, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। लेकिन एक आपका यहाँ पे स्पेशल केस आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ से हट डालो स्पेशल केस, देखना बड़े ध्यान से। हम लोग बात करें लेग्यूमिनस प्लांट्स की, कौन से प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जो आपके दाल वाले प्लांट होते हैं, जैसे दाल उगती है, ठीक है, जैसे आपका तमाम दालें होती हैं, चने की दाल, उसके बाद तमाम जो भी आपकी दालें होती हैं, ठीक है, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, दाल बहुत सारी दालें होती हैं, तो क्या है, जो दाल के पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब उनकी जो पॉलन होती है वो आपका 6 महीने तक वायबल रहती है, लगभग लगभग 6, अब एग्जैक्ट नहीं है भाई कि 6 महीने तक एग्जैक्ट एकदम डे टू डे रहेगी, लेकिन लगभग लगभग 6 महीने तक आपकी वायबल रहती है। कौन से प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो यहाँ पे लिख दो, इन केस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इन केस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स pollen is 6 मंथ, 6 मंथ तक लगभग लगभग, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स का मतलब क्या होता है, मतलब लगभग, ठीक है, कंफर्म मत लेना भाई, कंफर्म लोगे फंस जाओगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका पॉलन जो है वो 6 महीने तक वायबल रहती है। सिंपल बात तुम्हारी ये वाली हो गई। आगे बढ़ जाओ, अब एक और हम यहाँ पे नया टॉपिक हमारा लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, अब आपका यही हेडिंग यही है, ठीक है, इसकी सब हेडिंग में लिख रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये सब हेडिंग है। पॉलन वायबिलिटी ही तुम्हारी मेन हेडिंग है, और ये क्या है आपकी सब हेडिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, गलत लग रहा है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। समझना इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, जो पॉलन ग्रेन होती है उसको ये लोग स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। जीरो पे तो भाई बर्फ बन जाती है, लेकिन जीरो से भी बहुत तुम जा रहे हो नीचे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पॉलन को ये लोग रखते हैं, और साथ में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं पॉलन को, जिससे क्या होता है, पॉलन जो है वो हमारी लंबे टाइम तक फंक्शनल रह जाती है, जो पॉलन है वो हमारी लंबे टाइम तक फंक्शनल रह जाती है। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब क्या है, एक ऐसी टेक्निक, सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, एकदम आसानी सुनना, एक ऐसी टेक्निक या फिर एक ऐसा प्रोसेस जहां पर पॉलन को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं एट टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये कहां पे होती है यूज, पॉलन बैंक्स में होती है यूज। कहां पे होती है यूज, पॉलन बैंक, मतलब वो जगह जहां पॉलन को स्टोरेज, हमारा ब्लड बैंक होता है। ब्लड बैंक मतलब क्या है, जहां पे आपको ब्लड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक। वैसे क्या है, जहां पे पॉलन मिलता है, जहां पे पॉलन को रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक बोलते हैं। सिंपल बात है। अब इससे फायदा क्या हुआ मुझे बताओ भाई, सोच के बताओ। पहले तो क्या है, हमने पॉलन को बहुत टाइम तक रख लिया, उससे क्या होगा, हम आपका पॉलन को स्टोर कर लेंगे बहुत टाइम तक, सिंपल बात है। दूसरा क्या फायदा हुआ, ऐसे प्लांट के स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाले, विलुप्त होने वाले, उनके 4 ही 5 पौधे बचे हुए या फिर 10-15 प्लांट ही उनके बचे हुए हैं पूरे दुनिया में, उनके पॉलन को हम लोग कंजर्व करके रख लेंगे कि हमारे पास एक निशानी रहे कि इस तरह का भी कोई प्लांट हुआ करता था, ठीक है। तो उस लिए भी आपका ये यूज होता है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज या फिर जो एक्सटिंक्ट विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट, उनके पॉलन को हम लोग स्टोर करके रख देते हैं, जिससे क्या हो, एक आपके पास प्रूफ रहे कि इस तरह का भी प्लांट कभी होता था। लिख लेते हैं इसको, अरे कहाँ ऊपर भाग गया भाई, नीचे आ जाओ, हाँ सही है। लिखेंगे द टेक्निक इन विच
द टेक्निक इन विच pollen grain is stored in liquid nitrogen। पॉलन ग्रेन को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। इज स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री। इतने टेम्परेचर में हम लोग पॉलन को स्टोर करते हैं एट -196। इंपॉर्टेंट है भाई, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, -196 डिग्री सेल्सियस। सो दैट, यहाँ लिख रहा हूँ आगे, सो दैट द पॉलन इज, अब पॉलन लिखो, पॉलन ग्रेन लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट द पॉलन इज, या फिर इज मत लिखो, द पॉलन रिमेन्स वाइबल, ठीक है, द पॉलन रिमेन्स वाइबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ, पॉलन क्या तुम्हारी वाइबल रहेगी, काम की रहेगी बहुत लंबे समय तक, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन पॉलन बैंक्स। इस टेक्निक को हम लोग पॉलन बैंक्स में पॉलन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन, यूज्ड वेयर, यूज्ड इन पॉलन बैंक्स। इस टेक्निक को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं भाई जान, पॉलन बैंक्स में यूज करते हैं, ठीक है। पॉलन बैंक्स में हम लोग पॉलन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगला पॉलन किट है आपका, ये चैप्टर सिलेबस क्या बोल रहा हूँ यार, इतना स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, परेशान नहीं होना बहुत ज़्यादा। अगला जो क्या है, अब लिखेंगे हम लोग यूज ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन से क्या फायदा हो रहा है, डालो हेडिंग यूजेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या फायदा हो रहा है भाई, बताओ, खड़े हो जाओ, जहां पर भी आप बैठे अपने सीट पे आप खड़े हो जाएं, ठीक है। सीट पे नहीं, मतलब जमीन पे खड़े हो जाओ, और खड़े होकर सभी लोग बताएं, जितने भी बच्चे यहाँ पे लेक्चर मेरा देख रहे हैं सब खड़े हो जाओ और मुझे बताओ यूज ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, दिल से सुन रहा हूँ, ठीक है। ये तो बोलने वाले वाला कुछ नहीं भाई, दिल से सुन रहा हूँ मैं बच्चों से दिल से होता हूँ कनेक्ट, मेरी ये ताकत है, मैं हर एक बच्चे से दिल से कनेक्ट होता हूँ। चलो भाई वाला कनेक्शन है दिल का। आप मुझे बताएं यूज ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। पहला यूज क्या है, पॉलन को लंबे टाइम तक स्टोर कर लेते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे प्लांट की स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं उसको हम लोग सेव करके रख देते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं भाई, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टोरेज ऑफ व्हाट, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तुरंत अगर नहीं आपको उगाना है, तुरंत अगर आपको प्लांट नहीं चाहिए तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय के लिए। स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। पॉलन कैन बी कंजर्व्ड। क्या है, पॉलन को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं फॉर द प्लांट स्पीसीज, ऐसे प्लांट स्पीसीज का विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। या तो अबाउट टू एक्सटिंक्ट लिखो या फिर इंडेंजर्ड लिख दो, मतलब वो डेंजर में है, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद लिखा हुआ है अबाउट टू एक्सटिंक्ट, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी का मुझे पता है, नई एनसीईआरटी हम पढ़ते नहीं है, ठीक है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में बस खाली चीज़ें कटी हुई हैं, इन्फॉर्मेशन खाली काटी गई हैं। और मैंने चाहता हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन को काट करके पढ़ूँ, मैं पुरानी एनसीईआरटी ही पढ़ता हूँ, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि पुरानी एनसीईआरटी तुमको पढ़ा भी दूंगा, मैं ध्यान रखता हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी का जो कट गया उसको मैं ना पढ़ाऊँ, ठीक है। क्या लिखा है, पॉलन कैन बी कंजर्व्ड फॉर द लॉन्ग स्पीसीज फॉर द प्लांट स्पीसीज विच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। मतलब ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली है उनके भी पॉलन को हम लोग कंजर्व करके रख सकते हैं। 1 2 का 4 और 4 2 का 1। अगला देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, क्या है, पॉलन किट। अब शायद ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पॉलन किट शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर एनसीईआरटी में नहीं भी दिया है फिर भी मैं चाहता हूं कि बच्चे इसको पढ़ें। मैं चाहता हूं जितनी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, वो मैं सब कुछ तुमको देना चाहता हूं। सिंपल सी बात मेरी ये है, ठीक है। बस खाली एनसीईआरटी में स्टिक रहने से नंबर तो आ जाएंगे, अच्छे खासे आ जाएंगे नंबर, लेकिन वो 100% वाली तैयारी नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं 100% की तैयारी तुमको करके दूं। अगर 100 की तैयारी करेंगे तो 95 तो आ जाएगा, मैं तो कहता हूँ 100 में 100 आ जाएगा, लेकिन अगर 100 की तैयारी करेंगे तो 95 तो आ ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड। सबको टर्न करके देखेंगे भाई, सबको पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, इतना तो मुझे लगता है सब कुछ पढ़ेंगे। क्या लिखा है, पॉलन किट, पॉलन सरफेस की कोटिंग।
पॉलन के सरफेस पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक कोटिंग होती है प्रेजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन किट बोलते हैं। अगर मैं तुमको ये डायग्राम में दिखाऊं, ये क्या है, एक पॉलन ग्रेन का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। मतलब क्या है, माइक्रोस्कोप में हम लोग देख रहे हैं एक पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन क्या बहुत छोटी होती है भाई, माइक्रोमीटर मुझे लगता है कि उसका लेंथ, उसकी साइज होती है, माइक्रोमीटर में हम लोग देखते हैं, तो बहुत छोटी हो गई। लेकिन अब उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। और ये जो हमको येलोइश ऑरेंज स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है तुम्हारा, पॉलन किट है। ये क्या है तुम्हारा, पॉलन किट। लिखते हैं इसके बारे में, पॉलन किट इज अ लेयर प्रेजेंट। इसका यूज क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, आराम सब रखो। पॉलन किट इज अ लेयर प्रेजेंट ऑन द पॉलन ग्रेन विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ, या का कुछ पिगमेंट से बनी होती है, विच इज यूजुअली मेड अप ऑफ कैरोटिनॉइड्स। पिगमेंट है भाई, पढ़ा होगा बचपन में, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कैरोटीन, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्लेविनॉइड्स, सब क्या है, पिगमेंट्स है भाई। ज्यादा घुसना नहीं है वैसे नाम में, लेकिन याद रखो, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्लेविनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स एंड फ्लेवी, ठीक है। तो क्या है आपका, पॉलन किट एक ऐसी लेयर है जो पॉलन ग्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, जो बनी होती है किसी कैरोटिनॉइड से और फ्लेविनॉइड से। सिंपल बात हो गई। अब देखना ये कैसी होती है, क्या तुम इसका रंग यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर तुमको पता है कैरोटीन पिगमेंट, पिगमेंट का काम ही क्या होता है, रंग देना स्ट्रक्चर्स को। कैरोटीन पिगमेंट कौन सा रंग देता है बाबू, ऑरेंज कलर देता है। और अगर तुम इसको ध्यान से भी देखो तो यार तुमको येलोइश ऑरेंज कलर की ही दिखाई दे रही है, हल्का हल्का येलोइश ऑरेंज टाइप का कलर इसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज येलो एंड, येलो या फिर ऑरेंज या फिर दोनों का मिक्सचर, दोनों का मिला के भी शेड हो सकता है। इट इज येलो एंड ऑरेंज इन कलर। अब कोई चीज अगर कलरफुल है, जैसे अगर आपने फ्लावर देखा है तो फ्लावर का एक पार्ट होता है कलरफुल। अब उस पार्ट का नाम तुम मुझे बताओगे, कौन सा फ्लावर का पार्ट होता है कलरफुल। फ्लावर का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कलरफुल, उसका काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। पॉलन ग्रेन का भी ये वाला जो लेयर है वो कैसी है, कलरफुल है। इसका काम क्या होगा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए। इस पॉलन को फीमेल के पास पहुंचाने के लिए इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करता। क्या तुम इतनी बात समझे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यूज ऑफ पॉलन की डालो हेडिंग, आग लगा देंगे भाई। यूज ऑफ, ये फिर यूजेस ऑफ पॉलन, पहले तो क्या है, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। इसको लिखने के साथ साथ मैं तुमसे एक सवाल ही पूछ रहा हूँ, अगर किसी भी स्ट्रक्चर की, बायोलॉजी में जनरली अगर किसी स्ट्रक्चर की बाहर की जो सबसे लेयर होती है उसका काम करता है, जनरली काम करता है, सबसे जो बाहर की लेयर्स होती हैं उनका जनरल काम क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल सही, प्रोटेक्शन। क्या होता है, प्रोटेक्शन, सिंपल बात है। तो क्या है, जो भी मैं तुमको बायोलॉजी की एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर किसी लेयर का फंक्शन तुमसे पूछ रहा है और वो लेयर बाहर आउटर लेयर है, उसका जनरल काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। और ये भी क्या एकदम बाहर की लेयर है, इसका भी काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। भाई लाइट चली गई, क्या तुम जान पाए लाइट गई है बीच में, कितने लोग जान पाए कि लाइट गई है बीच में, बताना मुझे। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का प्रोटेक्शन भी करता है, और अगर पॉलन ग्रेन का कर रहा है प्रोटेक्शन तो मेल गैमेट का भी कर रहा है। क्या ये बात सही है या फिर झूठ बोल रहा हूँ मैं, बताओ। तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। ये फिगर भी ले लो भाई, बड़ा बेहतरीन फिगर है, माइक्रोस्कोपिक व्यू में लेकर के आया हूँ। 1 2 का 4 और 4 2 का 1 तो होता ही है। अब यहाँ पे एक चीज मैं लिखूंगा, मुझे बताना कि तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं। हालांकि अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, करेंगे भाई, करेंगे। क्या आप ये पढ़ पा रहे हैं। तो क्या है, आज का हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आज के लेक्चर को खत्म कर देंगे। यहीं पे आते हैं भाई क्वेश्चंस पे, थोड़ा ऊपर क्वेश्चंस है क्योंकि ऑफलाइन में मैंने ऑलरेडी करवा दिया, तो इसलिए क्वेश्चंस थोड़े से आपके यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन का चलता है अपना, कुछ ना कुछ। अब मैं होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। उसको तुमको अभी तुरंत बैठे बैठे तुमको ये मानना है कि अभी भी क्लास चल रही है, ठीक है। आपको ये मानना है कि अभी भी क्लास आपकी चल ही रही है, अभी बंद मत करना। मैं जो यहाँ पे
सर्किल करूंगा वो तुमको कर करके लेकर के आने हैं। देखो क्या है पहला, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। इसको आप अभी करेंगे। सवाल में क्या पूछा है, स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या रोल होता है पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में, बता देना। अगला क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। आर्कीस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे बनता है, क्या तुमको मैं बताऊं, याद दिलाऊं क्या? ठीक है, तो मिलने को आया था, मैंने बुलाया था, उसका तो पता नहीं क्या। ठीक है, कौन कौन किसके बच्चे ने गाना सुना हुआ है, यहाँ आ जाओ। आर्कीस्पोरियल सेल से पहले क्या बनता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है, फिर क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, फिर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इतने में तुम्हारा ये सवाल पूरा हो गया, इतने में आपका ये वाला सवाल क्या हो गया, पूरा हो गया 4 पॉइंट में। अगला देखो क्या पूछा है, थोड़ा आएंगे क्या सर, आइए थोड़ा बच्चे से बात कर लीजिए। फिर क्या लिखा है देखो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद अ नीट डायग्राम। मतलब क्या है, एक डायग्राम की हेल्प से आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस समझाना है। थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी तुम करोगे, होमवर्क ये भी है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, किसका बनना, माइक्रोस्पोर का बनना। सिंपल बात है, पूरा का पूरा डिटेल में लिखवाया हुआ है नोट्स में, करके ले आना भाई, ठीक है। ये बोर्ड लेवल के सवाल है, बस खाली बोर्ड में जो आते हैं। फिर क्या लिखा, डिफरेंशिएशन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, इसको मत करना भाई, इसको छोड़ दो अभी के लिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू सेल्ड पोलन ग्रेन। टू सेल्ड पोलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ये आपको बताना है, और गिव एग्जांपल, इसको मैं बताऊंगा क्लास में। फिर क्या, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द पोलन ग्रेन आफ्टर मियोसिस। पोलन ग्रेन में मियोसिस के बाद क्या क्या चेंज होते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ कैलोज, का फंक्शन तुमको बताना है, कैलोज लेयर का फंक्शन तो हालांकि इसका नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसको छोड़ देना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये तुम कर लोगे, 100% कर लोगे यार, मेरा दावा कर लोगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेट्राड फॉर्मेशन इन माइक्रोस्पोरेज एजेंसी। ये भी हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है। ये क्या पूछा देखो, टेट्राड फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, ठीक है। हालांकि होती है इंपॉर्टेंस, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दी है, और बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर जाने का मेरा मन नहीं है, ठीक है। टेट्राड अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डाउट कैसे क्लियर करें। अगर देखिए यहाँ पे, अगर अभी मेरा आया कि क्वेरी, अभी सर ने बताइए कि बच्चे ये कह रहे हैं कि डाउट्स कैसे क्लियर किया जाए, तो डाउट्स के लिए हमारा, अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पड़ा हुआ है कम्युनिटी में। क्यों सर, कम्युनिटी में हमने टेलीग्राम चैनल वहां पे दे रखा है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम के मेंबर्स में आपको हमारी पर्सनल टेलीग्राम की आईडीज मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को आप चेक करें, वहां पर कम्युनिटी टैब में कि टेलीग्राम चैनल हमारा पड़ा हुआ है डाउट्स के लिए। आप वहां पे जब जाएंगे तो आपको हमारी पर्सनल आईडी सर की भी मिल जाएगी और मेरी भी मिल जाएगी, फिर वहां से आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं भाई, इंस्टाग्राम तो हम लोग पूरे दिन यूज करते हैं, तो उसके ऊपर तो आप डीएम कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। क्वेश्चन हमने आज के जो भी थे वो मैंने होमवर्क तुमको दे दिए हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।